हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अंकित कुमार और आज हम लोग सीटेट मैथ के पेडागोजी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि दिसंबर 2018 में हुए थे और आज हम लोग पेपर 2 के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित मुद्रा के योग का कौशल पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति कौन सी है, सबसे अच्छी जो स्ट्रेटजी है वो कौन सी है। आईसीटी का उपयोग। आईसीटी मतलब होता है आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी से हम नहीं पढ़ा सकते हैं, जो बच्चे लोग उसको अच्छे से फील नहीं कर पाएंगे। रोल प्ले में ये होता है कि आप किसी को दुकानदार बना देते हो, किसी को बिजनेसमैन बना देते हो, किसी को कस्टमर बना देते हो और उसमें आप एक रोल प्ले कराते हो। मॉडल का उपयोग, जिसमें आप बच्चे को प्रोजेक्ट बनवाते हो, बहुत सारी समस्याएं एवं प्रश्न का हल करना। तो इसका जो होगा वो रोल प्ले होगा, क्योंकि रोल प्ले में बच्चे लोग एक फील कर पाएंगे, एक वो लोग खुद से उसका जो एक्टिव हो जाएंगे। बच्चे इसमें सृजनात्मक सोच रखेंगे और जब बच्चे रोल प्ले करेंगे, एक बच्चा दुकानदार बन जाएगा, एक बच्चा कस्टमर बन जाएगा, तो वो लोग उसको अच्छे से फील कर पाएंगे और वो लोग उसमें मुद्रा के योग को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अपनी कक्षा में गुणा की अवधारणा पढ़ाने के बाद एक शिक्षक ने बच्चों को 48 को 4 से गुणा करने को कहा। अब बच्चे को 48 से 4 से गुणा करने को कहा तो वो बच्चा क्या करता है कि पहले 48 प्लस 48 किया, हुआ 96, और फिर 96 को 96 से जोड़ दिया और फिर 96 से जोड़ दिया तो 192 आ गया। ठीक है, तो वो गुना की उसकी रणनीति के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो वो क्या कर रहा है कि वो बार बार ऐड कर रहा है। ठीक है, रिपीट कर रहा है। ऐड को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो वो गुना को किस तरीके में सोचा है, वो गुना को सोचता है कि वो रिपीट ऑफ एडिशन है। ठीक है, तो वो उसके गुना को बार बार योग करने के रूप में समझा है। ये मेरा चौथा आंसर होगा, क्योंकि वो बार बार ऐड कर रहा है। ठीक है, ये है बच्चे को समय की अवधारणा को प्रस्तावित करने के लिए प्रारंभिक गतिविधि के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी की जानी चाहिए। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पे समय को पढ़ाना नहीं है, समय को इंट्रोड्यूस करना है, प्रस्तावित करना है। उसके जो कॉन्सेप्ट है, उसका जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन करना है। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि नहीं, आपको डायरेक्ट समय को आ जाइए और समय के बारे में आप डायरेक्ट बच्चों को पढ़ाने लगे। ये सही तरीका नहीं है। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना होगा। सबसे पहले आपको पहचान करानी होगी कि समय क्या है। समय हमारे बच्चे को बताना होगा समय का क्या यूज है, समय का इम्पोर्टेंस क्या है, हम लोग क्यों यूज करते हैं। तो सबसे पहले आपको चर्चा करनी होगी समय से संबंधित वाक्यांशों के साथ पूर्व अनुभव, जो उसके बच्चों के पुराने अनुभव हैं, उनके बारे में आपको चर्चा करनी होगी। तभी आप समय को एक इंट्रोड्यूस कर पाएंगे बच्चे से। ठीक है, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन देना है। हम देखते हैं अब निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे प्रदर्शन के आधार पर बच्चों की रैंकिंग करना। हम रैंकिंग नहीं करते हैं। रैंकिंग एक नेगेटिव कीवर्ड है और इसे आप देख सकते हैं। हम बच्चे को रैंकिंग करने के लिए हम उनका मूल्यांकन नहीं करते। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है, जो सबसे सूटेबल स्ट्रेटजी है वो कौन सी है। तो यहाँ पे है डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन। यहाँ पे आप दिखाइएगा तो बच्चे कुछ नहीं करेंगे। व्याख्या एक बोरिंग टाइप की होती है। जैसे आप हिस्ट्री की क्लास में टीचर लेक्चर देते हैं, बच्चे सो जाते हैं। तो आपको बच्चे को एक्टिव रखना है। तो अब बच्चे और मैथ के लिए सबसे अच्छा उपयुक्त है समस्या समाधान विधि, जो कि एक आपको एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं और वो क्वेश्चन डेली लाइफ से जुड़े हुए रहते हैं और बच्चे उसको बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। तो सबसे सूटेबल स्ट्रेटेजी है समस्या समाधान विधि। अब मेरा अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित के अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक आवश्यक है। उच्च प्राथमिक स्तर यानी कि 6 से लेके 8 क्लास तक में गणित सिखाने के लिए सबसे अधिक आवश्यक कौन सी चीज़ है।
तो समस्या को कई बार हल किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीके की खोज करना। हाँ देखिए यहाँ पे खोज करना है कि बच्चा एक क्रिएटिव वे में ले और बच्चा उसको विभिन्न तरीके से खोज करे। जैसे मुझे गुना करना है तो मैं गुना कई तरीके से कर सकता हूँ, ठीक है। तो हम कई तरीके से एक क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये एक क्रिएटिव माइंड की है, एक लॉजिक दिखाना होगा और ये सबसे अच्छा तरीका है। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। उपचारात्मक शिक्षण सहायक है। उपचारात्मक शिक्षण हम उसको बोलते हैं जिसमें हम बच्चे की जो कमियां हैं, जो कमजोरी है, उससे हम लोग दूर करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण। तो कमज़ोर छात्रों की सीखने की कठिनाइयों को दूर करने के लिए, ठीक है, उपचारात्मक शिक्षक हम लोग कठिनाइयों को दूर करने के लिए करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गणित प्रक्रिया नहीं है? जो रटना है वो एक गणित प्रक्रिया नहीं है। गणित सीखने में त्रुटि का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यह कथन है। तो देखिए इसमें मैंने बहुत सारे को देखे हैं जिन्होंने गलत आंसर दिया है और इसका सही आंसर होना चाहिए कि जो सत्य है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो त्रुटि है, जो बच्चे गलती करते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि त्रुटि बच्चों की सोच को दर्शाती है, ठीक है। आपने देखा होगा तारे ज़मीं पे जो बच्चा वाज था उसको ऐसे लिखता था, सो लिखता था, ठीक है। तो वो आपको देखना होगा कि बच्चा किस टाइप से गलती कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो उसको डायलेक्सिया का प्रॉब्लम था और बहुत सारे टीचर उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते थे कि वो एक गलती क्या कर रहा है, बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। तो आपको त्रुटि देखनी होगी क्योंकि आप बच्चे की गलती पकड़ सको और बच्चा का थिंकिंग प्रोसेस, आप साइकोलॉजी जान सको कि बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ हो रही है और क्यों हो रही है और कैसे हो रही है। आप बच्चे की कमियां नहीं जानोगे तो उसको सुधारोगे कैसे? तो जो त्रुटि है वो बच्चे की सोच को दर्शाती है, इसीलिए त्रुटि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये बहुत यूट्यूब में बहुत सारे चैनल हैं जो इसके आंसर गलत दिए हुए हैं, पर इसका सही आंसर ये है कि त्रुटियां बच्चों की सोच दर्शाती है। आकार पढ़ाते समय एक शिक्षक ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा की योजना बना सकता है, क्योंकि आकार हर वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा है। जो आकार होता है वो हर एक वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा होता है। इस तरह से यात्रा विषयों के संबंध में प्रोत्साहित करता है। हाँ ठीक है, अगर हम लोग आकार पढ़ा रहे हैं, आकार के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे उसको देख के सीख सकते हैं। तो इसलिए मेरा सी आंसर है और सी इसमें है। एक छात्र को एक घन की सतह का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाता है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाता है और वो आयतन निकाल देता है, वो वॉल्यूम निकाल देता है। तो बच्चा जो है वो क्षेत्रफल, एरिया और वॉल्यूम, आयतन में कन्फ्यूज़न कर रहा है। दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है बच्चों को, ठीक है। तो यहाँ हम क्या होगा, छात्र का सतह का क्षेत्रफल और आयतन की अवधारणा को समझने सक्षम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये आएगा सी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डी है। अगर सतह और आयतन का अवधारणा समझ आ गया तो वो गलती नहीं करता। छात्र कक्षा में अध्ययन के लिए उपयुक्त नहीं है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि कोई डिजर्व नहीं करता है वो क्लास को। छात्र कक्षा को उबाऊ पाता है, ये तो ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है। तो मेरा जो सी है वो सही होगा। ये था मेरा लास्ट क्वेश्चन। और अगर आपको मेरा अच्छा लगा सेशन तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।